वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार, मैं सुनील नागर आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज बुलंद आवाज। जैसा कि आपको पता है, इस बार की जो राजनीति है अत्यधिक गरमाई हुई है और अब की बार जो चुनाव विधानसभा हनुमानगढ़ चुनाव होने वाले हैं वो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब की बार चुनाव मैदान में गणेश राज बंसल जो नगर परिषद के सभापति हैं वो उतरे हैं और जो लोगों के सामने गांव में जाके वंशवाद के हटाओ की बातें कर रहे हैं। तो उसी मामलों को लेकर कई दिनों से वो चर्चाओं में काफी हैं वंशवाद हटाओ के चक्कर में। लेकिन उसके बाद काफी इंटरव्यू चल रहे हैं उनके, सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हो रही हैं कि जो ये राजनीति है वंशवाद हटाओ, हमें भागीदारी दो। और दूसरा सुनने में ये भी आ रहा है, लोग भी देख रहे हैं कि वो भाजपा कांग्रेस के होते हुए भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आइए हम पहुंचे संदीप सोनी जी के पास और उनसे बात करते हैं गणेश राज बंसल के बारे में। जी संदीप जी बताएं। नमस्कार जी। जैसे गणेश राज बंसल है नगर परिषद सभापति, वो जनता बदलाव चाहती है कि नारेबाजी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं जनता कोई बदलाव नहीं चाहती और जनता ऐसे चोर ब्लैकमेलर, शहर की जनता को पता है कि भी ऐसा चोर ब्लैकमेलर जिसने लोगों को गरीबों के घर उजाड़ दिए, ऐसे को कोई विधायक नहीं बनाएगी जनता। इसके ये गलतफहमी है कि जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती भी होगी तो तेरे जैसे चरित्रहीन ब्लैकमेलर को सीट पे नहीं लाएगी। और जिस पर 85 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, मैं तो ये मानता हूँ इतने मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी पत्नी पर मुकदमे दर्ज है, बेटी पर रहने को मुकदमे दर्ज है, वो मुकदमों का भंडार है। ऐसे को अगर सीट पे लाएगी तो जनता तो पहले ही दुखी है। ऐसे को विधायक मेरे हिसाब से जनता नहीं चाहेगी कि ऐसा ब्लैकमेलर शहर का विधायक बने हमारे हनुमानगढ़ में। एक जो सभापति जी हैं वो लोगों के सामने विकास बदलाव बहुत हुआ है हनुमानगढ़ में, अब वो गाँव में फिर रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं। तो एक मेरा ये ऑप्शन था, मेरा सवाल था ये, जैसे कि बारिश होती है तो ये बोल रहे हैं शहर की सड़कें पक्की करवा रखी हैं, नालियां पक्की करवा रखी हैं, लेकिन शहर में बारिश होने के बाद पानी की निकासी नहीं। उस बारे में शहर में कोई विकास नहीं हुआ। जो सड़कें नालियों में जो टेंडर लगाए गए हैं, अपने ही चैतों को टेंडर दिए, घटिया निर्माण सामग्री ली। अभी कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखी शहर में कि भी सारे नाले, जो बारिश हुई सारे नाले पड़ गए और सारे घटिया से घटिया निर्माण सामग्री का इसने उपयोग किया और अपने भट्टे की ईंटें सारे नाले डिवाइडरों में लगाई। और विकास क्या करवाया? विकास करवाया राजकुमार इशारे जी ने। 100 करोड़ से ऊपर का हनुमानगढ़ में दानदाताओं ने भी पैसे दिए और दिए। इसे एक भी दानदाता ने पैसे नहीं दिए सड़क बनाने के लिए। राजकुमार इशारे जी को बहुत पैसे मिले थे सड़कें बनाने में और सरकार से भी ऊपर फंड आया था और आया था। इसे किसी ने ना तो फंड दिया ना कोई और। इसने 300-350 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी। शहर की प्रॉपर्टी बेच के ये कहता है मैंने विकास करवा दिया। आज वही है भी, आज घर बेचकर सड़क बनवा दी। सड़क भी नहीं रही और घर भी नहीं रहा, इसने तो वो हाल कर दिया। इसने आय का स्रोत क्या बनाया नगर परिषद में? एक भी कोई स्रोत नहीं आएगा। कहाँ सड़कें बनी है? सारी सड़कें आप देखो, बारिश हुई है, बारिश में क्या हाल हुआ शहर का बारिश में। और ये कहता है भी 2 घंटे में पानी निकल जाता है। मैं चैलेंज करता हूँ 2 दिन में अगर पानी निकल जाए तो सड़कों का, भगत सिंह चौक पे मशीनें लाकर पानी निकालने की दुर्गति हुई पड़ी है। देखो, एक मेरा ये सवाल था, जैसा कि नगर जो सभापति जी हैं वह ये बात बोल रहे हैं कि लोगों के जो कब्जे थे वो कब्जे हटाकर शहर का विकास करवाया, तो ये कहाँ तक सही बात है? कोई कब्जे नहीं थे। जो इसने कब्जे छुड़ाए हैं, हॉस्पिटल के बाहर गरीबों की दुकानें तोड़ दी, वहां कौन सा ऑक्शन हुआ? गरीबों के मकान तोड़ दिए, वहां कहाँ ऑक्शन हुआ है? सेक्टर 6 में, सेक्टर 9L में जो सिविल लाइन में जिसने भूखंड बेचे हैं करोड़ों रुपए के, दुकानें बेची है, कलेक्टर ऑफिस के सामने कहाँ कब्जा था? एक भी जगह कब्जा नहीं था। सारी शहर की जितनी प्रॉपर्टी थी नगर परिषद सारी बेच दी। बता दे कब्जा कहाँ था? कौन सी कब्जे की? कलेक्टर ऑफिस के सामने तो कुछ बना ही नहीं हुआ। कब्जा कहाँ हो गया? खाली पड़े हैं, मैदान पड़े सारे। जनता जानती है इस चीज को। 350 से ऊपर करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी बेच दी और ये भ्रष्टाचार करके इनके 4-5 जो ठेकेदार हैं, ये जो गुर्गे पाल रखे हैं इसने, वही ठेकेदार बने हुए हैं शहर में।
कौन सा निर्माण करवा दिया, क्या करवा दिया? नाले ऐसे गिरे पड़े हैं, पानी निकासी नहीं है शहर के अंदर। क्या विकास किया, क्या आय का स्रोत बनाया इन्होंने? 350 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के क्या किया इन्होंने, बताओ। तो मेरा ये सवाल है, तो जैसे आप ये बता रहे हैं इतनी प्रॉपर्टी बेच दी नगर परिषद, तो नगर परिषद का आय का स्रोत क्या है? कोई आय का स्रोत नहीं है। ये खुद ने बोला है इंटरव्यू में कि भी हमने तो होल्डिंग लगा, होल्डिंग के और के जो यूनिपोल है उनसे किराया आ रहा है। उनसे कितना किराया आ रहा होगा? जब 350 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, आज तक कोई चेयरमैन ने 350 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं बेची। राजकुमार हिसारिया जी ईमानदारी से सभापति का पद पे थे। इसने खुद ने इंटरव्यू में बोला है कि भी राजकुमार हिसारिया जी सभापति जो थे वो ईमानदार थे। इन्होंने खुद ने माना इस बात को। तो उन्होंने निर्माण कराया तो तुम भी करवा सकते थे निर्माण। जो शहर की प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं बेची, 350 करोड़ की प्रॉपर्टी जो बेची है, राजकुमार हिसारिया ने तो एक प्लाट भी नहीं बेचा। एक ये निर्माण करवा रहा है प्रॉपर्टी बेच के, और ये कैसे हो गया बताओ। आप सभापति जी के बारे में ग्रुप में ये बात भी लिखते हैं कि इनकी जो महिला मित्र है कोई, उनके साथ मिलकर ये झूठे मुकदमे करवाते हैं लोगों पर। वो क्या मामला है? पहली बात तो इसकी कोई एक महिला मित्र नहीं है, अनेकों महिला मित्र हैं, और अपनी महिला मित्रों से लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करवाता है। पहले कभी किसी एक अधिकारी पर भी इसने मुकदमा दर्ज करवाया था, और उनसे रुपयों की डिमांड की गई थी, फ्लैट दिला दे, ये दिला दे, पैसों की मांग करता है। और अभी कुछ दिन पहले भी आपने सुना होगा रिकॉर्डिंगों में, एक महिला ने भी बोला था कि ये धंधा इसका बहुत पुराना है, आज का नया धंधा नहीं है। और मेरे को जहाँ तक पता है, उस महिला ने खुद ने अपने व्हाट्सएप पे लिखा था कि मैंने इसकी नाक बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। तो इसके कहने पे किसी अधिकारी पर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था वो, और ये कहता है, इसने कहा भी मेरे पे मुकदमे दर्ज है। तो मैं इसे और पब्लिक को सारा को बता देना चाहता हूँ, शहर की जनता को, मेरे पे भी जो मुकदमा दर्ज किया, इसी ने उस महिला को तैयार किया था मुकदमा कराने के लिए, और उसमें मुझे माननीय न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। मेरे पर मुकदमा है एक राजकार्य बाधा का, उसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, उससे ही मुझे न्यायालय से न्याय मिलेगा। मैंने तो पहले भी कहा था, अभी चोरों के मारे नहीं मरूंगा मैं, जितना मर्जी जोर लगा ले, जितने मर्जी झूठे मुकदमे दर्ज करा ले। ये सोचता भी आम जनता को जैसे डरा देता हूँ, ये डर जाएगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं तो सभी पत्रकार चैनल भाइयों से निवेदन करूंगा कि मेरी इससे लाइव डिबेट करा दो बिठा के। सारे पत्रकार भाई शहर के जितने भी अखबार वाले, पत्रकार चैनल वाले सारे आए और मेरी लाइव डिबेट। मैं किसी प्रकार से भी उसे कोई गलत शब्द नहीं बोलूँगा पत्रकार मीटिंग में। मैं तथ्य के साथ आऊँगा और वो तथ्य के साथ आ जाए, वो साबित कर दे कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया हो ब्लैकमेल करके। हाँ, मैंने शिकायतें की है, मैं मानता हूँ। क्यों? इसने गरीबों के आशियाने तोड़े, गरीबों की दुकानें उजाड़ी। मैंने कंप्लेंट की नारंग हॉस्पिटल की, बिजारनी हॉस्पिटल की, जो अवैध बनाए गए हैं। राज्य सरकार से टीम आई, जांच की, जांच में इनको दोषी माना और तोड़ने के आदेश डायरेक्टर ने किए। इसके साथ जो लेगा वकील, जो पहले अध्यक्ष थे बार संघ के, उनकी बिल्डिंग है नारंग होटल के सामने, जो 5 मंजिली बहुमंजिला बिल्डिंग तोड़ने के आदेश है, उसमें वो शोरूम खुला दिया। तो मैंने तो इसे ये कहा था भी धन्ना सेट होंगे तो तूने एक की बिल्डिंग भी नहीं तोड़ी, अवैध बनवा दी, पैसे हड़प लिए और बिल्डिंगें बना दी। गरीबों को तूने उजाड़ दिया, गरीबों के आशियाने तोड़ दिए। जब मैंने कंप्लेंट की थी, मैंने शहर में ऐसे तो हजारों निर्माण और चल रहे हैं, मैंने किसकी शिकायत की? जो इससे मिलके, जो इससे आराम के पैसे देके और बिल्डिंगें बनाएगा, मैं उसकी कंप्लेंट करूंगा। जो इसके साथ मिली बात करके जो बिल्डिंग अवैध बना रहे, नहीं तोड़ता गरीबों के आशियाने, मैं किसी की शिकायत नहीं करता। आज जो मैंने कंप्लेंट की है और ये कहता है ब्लैकमेल करने के लिए, तो तू साबित करना। ठेकेदार तेरे, शहर में जो निर्माण हो रहा है वो भूखंड मालिक तेरे, तू साबित कर दे। 1 रुपया मैंने किसी लिए साबित कर दे, कोई आ जाए मेरे सामने। ऐसे कहने से और करने से, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। और ये तो, इसका तो कोई दीनमान ही नहीं है। ये कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, घंटे बाद इसका और कोई बयान आ जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही बहुत कहा है, ये इसका कोई दीनमान नहीं है, ये कुछ भी बोल सकता है। तो आप सभापति जी के पीछे काफी सालों से पड़े हैं, अब कहाँ तक सच है, कहाँ तक जो आपके हिसाब से ये सभापति जी गलत हैं, तो क्या अभी तक कुछ ऊपर से और कोई ऑर्डर है इनके खिलाफ? जो आप बता रहे 50 ऊपर मुकदमे हैं, अभी एक्शन नहीं है? एक्शन ऐसे नहीं है। अभियोजन स्वीकृति सरकार ने मांगी है और गिरफ्तारी पे फाइलें हैं सारी।
सारी टोटल फाइलें गिरफ्तारी है। अब भी डायरेक्टर साहब ने भी आदेश जारी किया, 26 पत्रावलियां भेजी है कलेक्टर साहब को जांच के लिए, और 26 पत्रावलियों में जांच होगी। अगर उसमें कलेक्टर साहब फैक्चुअल रिपोर्ट बना के भेज देती है तो इसको पता लग जाएगा कि भी क्या क्या जांच। एक भी जांच अगर तथ्य गलत निकल जाए, कलेक्टर साहब मुझे बुला के ये बोलते भी ये शिकायत झूठी है, तो मैं मान जाऊंगा। एक भी शिकायत झूठी नहीं है और सारे तथ्यों के साथ शिकायत की हुई है। मेरी जितनी भी शिकायतें की हुई है, एक भी शिकायत ये साबित कर दे भी झूठी है। अब इसके पास और कोई चारा नहीं है, ये तो सिर्फ यही कहेगा कि ब्लैकमेल करने के लिए शिकायत कर दी। तो पहले बताना भी कौन सी शिकायत मैंने करके और किसी से पैसे ले लिए। मैं जिन बिल्डिंग में शिकायत किया मैं आज भी तैयार हूं, उनको तोड़ो। क्यों नहीं तोड़ते हैं? भूपेंद्र नारंग वाली बिल्डिंग तोड़ो ना, और मनजिंदर लेगा वाली बिल्डिंग तोड़ो। जितने और भी 17 बिल्डिंगें हैं तोड़ने के आदेश है वो तोड़ो सारी। मैंने पैसे ले लिए तो तू मेरी लिहाज क्यों कर रहा है? मैंने भूखंड मालिकों ने मेरे को पैसे दे दिए तो तोड़ देना बिल्डिंग है, रोक कौन रहा है उसको? आज भी तोड़ दे, बता कहाँ लिखवाना है मेरे से, मैं लिख के देने को तैयार हूं। लेकिन इसके कहने में, और मैंने पहले भी कहा है, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। ये चोर चरित्र ब्लैकमेल कभी नहीं समझ सकता ये बात। और रहा भूमाफिया की बात, तो 85 मुकदमे दर्ज होंगे तो और तुझे राजा थोड़ी न बनाएंगे, भूमाफिया बनाएंगे। और तो आगे आगे देखो। और इसको जालेंद्र जी ने सही कहा था कि इसको पता है मेरी जगह सही कौन सी है, इसे आज नहीं तो कल जेल के अंदर जाना पड़ेगा। इससे नहीं, इससे पूरे खानदान को जाना पड़ेगा कि उन्होंने कर्म ही ऐसे किए शहर के अंदर। और लास्ट मेरा यही है कि शहर की जनता भली भांति जानती है, ऐसे चोर चरित्र इनको पब्लिक जानती है। भी तेल माफिया था, आज से कहां पहुंच गया, कैसे जमीनें खरीदी, कैसे गरीबों को मारा, ये सारा पब्लिक जानती है। पब्लिक प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इस चोर को भी भली भांति पता है भी इसका क्या होना है। ये सिर्फ बचने के लिए इधर उधर कुत्ते की तरह घूम रहा है और कुछ नहीं है। एक सभापति जी कह रहे हैं कि मैं भले ही कांग्रेस का हूं लेकिन मैं टिकट बीजेपी की मांग रहा हूं, लेकिन ये सभापति ने स्पष्ट अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर बीजेपी वाले मुझे टिकट का आश्वासन देते हैं तो मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। कुछ नहीं, ये बात करता है गाँव में जाकर चौधरी साहब के खिलाफ वंशवाद की बात कर रहे हैं। जो मैं इससे ये पूछ रहा हूँ, वंशवाद तो तूने खुद ने चला रखा है। पहले तेरी पत्नी बनी, उसके बाद अब दोनों जने पार्षद बने, चेयरमैन है, तो वंशवाद तो तुम वंशवादी किस मुंह से बात कर रहे हैं? और रही चौधरी साहब से बात, तो चौधरी साहब के खिलाफ तो ये हो गया, ये कह रहा है चौधरी साहब से मैं गद्दारी नहीं करूंगा। कहाँ गद्दारी नहीं कर रहा? अभी सामने तो बीजेपी की टिकट मांग रहा है। तेरे को सभापति बनाने वाले चौधरी विनोद कुमार जी आज उन्हीं के जो खिलाफ जो बोल रहे हैं, ये कहीं कभी कहीं जाके कभी कौन से वंशवाद की बात है, वो अपने बेटे को आगे लाना चाहता है, ये वो तो चौधरी खिलाफ के बोल रहे हैं। लेकिन अब 2 दिन से इसका अलग सिस्टम चल पड़ा भी मैं विनोद जी से गद्दारी नहीं करूंगा। या तो इसे पता लग गया कि भी चौधरी साहब से ये डर गया कि भी ये कोई भी कार्रवाई हो सकती है मेरे पे। तो ये पैरों का तो बहुत बड़ा है, आपको पता ही है कि जूत के आगे भूत भागते हैं, वैसे ये भागता है। इसका कोई दिन धर्म नहीं है, ये किसी के साथ भी गद्दारी कर सकता है शहर के अंदर। और सबसे बड़ा आपको सारी पब्लिक जानती है भी सबसे बड़ा ब्लैकमेलर चोर चरित्रहीन ये है। और एसपी द्वारा इसको भूमाफिया घोषित किया गया 2012 में। 2012 में इसको 2012 में कांग्रेस सरकार थी। अब ये इंटरव्यू में बोल रहे भी राजनीतिक चक्रों में मेरे को भूमाफिया घोषित कर दिया। तो 2012 में तो कांग्रेस सरकार थी, तो डॉक्टर साहब कहां बीच में आ गए? कांग्रेस सरकार में भूमाफिया घोषित हुआ, कांग्रेस सरकार में तू चेयरमैन बन गया। तो कहीं तो देखने वाली बात थी भी भूमाफिया घोषित कराने वाले कौन थे? और ये कहता है भी मेरे पे 2 मुकदमे पेंडिंग है, इसके ऊपर खुद के ऊपर 85 मुकदमे माननीय न्यायालय में विचाराधीन चल रहे हैं। और आप जहां साहब को इसने इंटरव्यू दिया, इससे गलती से हो सकता है भी मुंह से निकल गया हो मेरे पे 2 मुकदमे दर्ज है, लेकिन परिवार पूरे खानदान के जोड़े तो 200 मुकदमे दर्ज है इसके ऊपर। पूरे बेटी पे, पत्नी पे, भाई भाभी भतीजों बहनों तक के मुकदमे दर्ज हैं। लोगों के प्लाट अड़प गए, ठीक है, पुलिस को तूने मैनेज कर दिया या कोई पैसे दे दिए, वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन तेरे पे मुकदमे दर्ज हुए, कोर्ट के आदेश से मुकदमे दर्ज हुए। कोर्ट बिना देखे कोई आदेश करती है क्या? और लेकिन रही शहर इसको भली भांति जानती है, तेल माफिया था, सिलेंडर ब्लैक करता था, उसके बाद कैरोसिन ब्लैक करने IT एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ इसी एक्ट का इसके ऊपर। तो मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ भी इसी एक्ट का मुकदमा, ये कहता है डॉक्टर राम प्रताप जी ने मेरे पे मुकदमा दर्ज करवा दिया, मेरा 36 का आंकड़ा है। यही वो डॉक्टर राम प्रताप ये जो शहर के गणमान्य लोग गए थे, इसको चेयरमैन बनाया 2003 में। चेयरमैन बनाने के बाद इसने
गलत काम शुरू कर दिए, लोगों को प्लाट हड़पने शुरू कर दिए, तो डॉक्टर साहब ने इसे बाहर निकाल दिया। हाँ, फिलहाल कई इंटरव्यू में भी आई कि ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि डॉक्टर राम प्रताप के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसको 2003 में इसकी धर्मपत्नी संतोष बंसल को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद इन्होंने लोगों के प्लाट हड़पने और चोर बाजारी शुरू की। डॉक्टर साहब के पास लोग गए गणमान्य बाद में कि ये किसे बना दिया, तो डॉक्टर साहब ने इसके किक मार दी। उसके बाद ये कहता है मेरे 36 आंकड़ा, बनाने वाले तो वही थे। और 2012 में जब घोषित भूमाफिया हुआ है, जब सरकारी कांग्रेस की थी, डॉक्टर साहब के हाथ में क्या था, उन्होंने कहा एसपी पे दबाव दे दिया, तो डॉक्टर साहब ने दबाव दे दिया। सरकार कांग्रेस की थी, भूमाफिया घोषित करने वाले वो थे, और घोषित भूमाफिया किया था, इस पे मुकदमे कितने दर्ज थे ये भी तो देखो पहले। इसकी पत्नी पे अभी एसीडी में मुकदमे चल रहे हैं। उन 5 मुकदमे में इसकी पत्नी और सारों को भाई भाभी भतीजों कईयों को दोषी माना है, और फाइलें गिरफ्तारी पे आई हुई है। नहीं, वो मुकदमे कौन कौन से हैं? आप बता रहे मुकदमे बहुत हैं इनके, मुकदमे कौन कौन से हैं? इन पे मुकदमे हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये है इसके मुकदमों की लिस्ट, ये देख लीजिए। और इसकी पत्नी पे जो मुकदमे आईटी एक्ट, इसमें FIR नंबर ये 84, 85, 86, 87, 88 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में ये मुकदमे दर्ज हुए। आज भी बेचारे दिन फाइलें गिरफ्तारी पर है। अच्छा। और ये अपने आप को दूध का दूल्हा बता रहे हैं, इतने मुकदमे दर्ज हैं। और ये है SP द्वारा इसका भूमाफिया घोषित किया हुआ लेटर। और इसने खुद ने माना है विजन स्वीकृति को छोड़ सभी एजेंडे पारित। ACB में केस, पत्नी भी आरोपी, इसलिए सभापति नहीं हुए बैठक में शामिल। यह अभी की बोर्ड बैठक है 5/11/2022 की। अनेकों मुकदमे दर्ज है, और इसने गलती से इंटरव्यू दिया। मेरा तो ये मानना है, इसने जहां साहब को ये बोलना चाहता भी 200 मुकदमे पूरे खानदान पे दर्ज हैं, और गलती से 2 बोल गया। और जहां साहब को मैं भी निवेदन करना चाहूंगा, इसका इंटरव्यू दोबारा लें, ढंग से भी लिस्ट मैं भिजवा दूंगा कि भी ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। विचाराधीन चल रहे हैं, 2 मुकदमे दर्ज हैं। कहाँ 2 मुकदमे दर्ज हैं? बहुत मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं। इसकी सारा काला चिट्ठा मैंने ऊपर भिजवाया है। और ये है जो इसकी महिला मित्र को अपने प्लाट दिया, जो जयपुर में होटल में पकड़ी गई थी, ये महिला मित्र को इसने अभी प्लाट दिया। एक मेरा ये सवाल था कि जैसे लगभग साल हो गए जो सभापति जी हैं बीजेपी ज्वाइनिंग के लिए इधर उधर धक्के खा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते, कभी दिल्ली कभी जयपुर। तो शहर में ये चर्चा है कि आपने इनका सारा काला चिट्ठा है वो बड़े बड़े नेताओं को दिखाकर आए हैं, आप उनको भेजकर फाइल बनाकर, उस बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, ये सही है। अभी 1 साल से ऊपर हो गया इसे बीजेपी ज्वाइन करने के चक्कर में कभी दिल्ली कभी जयपुर ये धक्के खा रहा है। मैंने इसे कई बार ग्रुपों में भी लिखा है, मैं दिल्ली जयपुर धक्के खाने से कुछ नहीं होगा, तेरे जैसे चोर को, ब्लैकमेलर को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग नहीं कराएगी। और मैंने सभी मंत्रियों को, बीजेपी के पदाधिकारियों को और को इसका सारा काला चिट्ठा, सारी फाइलें मैं दे के आया हूँ। और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया, बड़े नेताओं ने, कि भी ऐसे चोर, इतना ब्लैकमेलर को कभी बीजेपी ज्वाइनिंग नहीं करवाएगी। और कई नेताओं ने तो कहा भी हाँ हमारे से मिलके गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था भी इतना भ्रष्ट है ये। तो मिलने तो यहाँ जनता आती है, लेकिन जब मैंने उन्हें फाइल दी तो उन्होंने फाइल देखी, अच्छी तरह पढ़ी, तो उन्हें पता लगा भी इतना भ्रष्ट, इतने मुकदमे दर्ज है, और वो हमारे पास आकर और मिलकर गए हैं, तो उन्हें भी बुरा लगा इस बात का। तो आगे से मुझे नहीं लगता भी कोई भी बीजेपी का पदाधिकारी, बड़ा पदाधिकारी इसे अपने पास बिठाएगा या दोबारा मिलेगा इसे। एक नगर परिषद में कोई सलाहकार है अमित माहेश्वरी, वो क्या जब सभापति जी कोई मिलने आता है तो उनसे मिलने नहीं दिया जाता, उनके द्वारा वो पहले खुद मिलते हैं उनसे। कोई अमित माहेश्वरी कोई राजनीतिक सलाहकार नहीं है। 50,000 रुपये भ्रष्टाचार करके वहां सीट पे ले रहा है। 50,000 रुपये से ये गणेश दे रहा होगा, ये 1 लाख रुपए के चक्कर में वहां बैठा है। और रही बात दूसरी, वो आदमी ही इसकी जड़ें काटेगा। और क्योंकि कोई भी आदमी इससे मिलने आता है
तो ये कहता है पहले मेरे से मिलो फिर गणेश से मिलना पड़ेगा। और कोई सीधा चला भी जाता है गणेश के पास तो इसके बाद उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है वहाँ बैठ के और उन्हें अपशब्द बोलता है। मेरा तो ये मानना है भी इसकी जड़ें जो है ना वो यही काटेगा और कोई नहीं काटेगा। नहीं, वो राजनीतिक सलाहकार नहीं, बिल्कुल भी नहीं है क्या? राजनीतिक सलाहकार ये वहाँ डायरेक्टर था, वहां से भी पैसे उठा रहा था, यहाँ से भी पैसे उठा रहा है, गणेश से भी अलग ले रहा है। ये सिर्फ रुपयों के चक्कर में बैठा है। एक लॉ कॉलेज में भी इनका कोई पद था, डायरेक्टर पद पे था या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन डायरेक्टर पद पे लगा हुआ था पहले, वहां भी तनख्वाह उठा था, यहाँ भी लीगल एडवाइजर बना हुआ था। मैं तो ये पूछता हूँ अगर वो एक एप्लीकेशन भी लिख दे अपनी तरफ से तो मैं मुझे लीगल एडवाइजर मान लूंगा। उसे कुछ नहीं आता, सिर्फ इसके साथ जयपुर दिल्ली जाना, इसके साथ गाड़ियों में घूमना, लोग मिलने आते हैं तो उनको मिलवाना करना, बस इसका ये काम है। इसी बात के ये लाख रुपए के चक्कर में वहां बैठा है और इससे कुछ नहीं, इससे ज्यादा। और शहर की जनता इसको भलीभांति जानती है। अमित महेश्वरी कौन है, क्या है। अभी लगभग 2 दिन पहले जो सुरेंद्र दास जी जिलाध्यक्ष नहीं है कांग्रेस के, सभापति जी द्वारा उनके बैनर हटवाए गए थे, वो कोई मामला, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये सही है, अभी सुरेंद्र दादी जी जिलाध्यक्ष बने हैं अभी कांग्रेस पार्टी के और 2 दिन पहले ही इनका शपथ ग्रहण समारोह था। तो उसमें ये गणेश राजबंसल चौर थोड़ी देरी से पहुंचा। एक तो जब दादी जी ने भाषण दिया तो भाषण में दादी जी ने ये कहा कि भी पार्टी से जो गद्दारी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये गणेश को रास नहीं आया और गणेश राजबंसल वहां से प्रोग्राम खत्म होने से पहले ही निकल गया। और एक तरफ तो वो ये कहता है कि अग्रवाल समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूं, तू अग्रवाल समाज का प्रतिनिधित्व करता है तो क्या सुरेंद्र दादी जी अग्रवाल समाज में नहीं आते? अगले दिन ही रंजिश वंश दादी जी ने ये जो भाषण दिया कि भी अगर गद्दारी की तो बख्शा नहीं जाएगा, इस रंजिश के चलते इसने अगले दिन ही दादी जी के सारे बैनर हटा दिए। तो फिर अग्रवाल समाज का प्रतिनिधित्व कैसे करने लगा तू? ये कुछ नहीं है, ये लोगों के साथ अपनी रंजिश निकालता है, लोगों को डराता धमकाता है, किसी के मकान के नोटिस भेज दिए, कभी कुछ। इसके सामने कोई बोलता है इसको रास नहीं आता है, उसे ब्लैकमेल करने और धमकियां देने लगा रहता है। और आपको तो ये भली भांति पता होगा भी शहर में कितने लोगों के प्लाटों पर बोर्ड लगाए इसने, बाद में बोर्ड हटा लिए। लोगों को ब्लैकमेल करना इसकी फितरत है, ये आज से थोड़ी नहीं कर रहा है, ये तो इसका खानदानी पैसा है लोगों को ब्लैकमेल करना। तो ये शहर का सबसे बड़ा ब्लैकमेल है और लोगों को ब्लैकमेल कर, डॉक्टर पारस जैन को ब्लैकमेल किया, सारण को ब्लैकमेल किया, उनके प्लाट जो घर के बराबर में जो प्लाट थे वो हड़प गया। तो आपको ये शहर से छुपा नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सारी रजिस्ट्रियां मैंने पहले इंटरव्यू में दिखाई थी कि भी सारी ये देखो भी लोगों अपने नाम कराई है। सिलेंडर ब्लैक करता चोर बाजारी, इतनी चोर बाजारी की, आज अपनी पत्नी के नाम कम से कम लगभग 100 बीघा जमीन अभी इसने खरीदी है, सुमित रिनोवा ने खरीदी है। तो पैसे कहां से आ गए? ऐसा क्या बिजनेस चल रहा है इसका? आय का कोई स्रोत ही नहीं है इसका। इसने सिर्फ चोर बाजारी के अलावा इसने कोई धंधा ही नहीं तोड़ा आज तक। और मैं तो ये कहना चाहूंगा भी ऐसा चोर चरित्रहीन जो विधायक के ख्वाब देख रहा है तो मेरे हिसाब से इसे 2000 से ऊपर वोट नहीं आएंगे, ये मेरा मानना है। बाकी इसका मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं है। ये कभी किसी को क्या बोल देता है, कभी भाषण में कुछ बोल देता है, कि कभी चौधरी खिलाफ बोल देता है, कभी चौधरी से गद्दारी नहीं करूंगा। इसको कहीं बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज करवाने पड़ेगा। और जहां तक मैं कहता हूँ इसे चोर बाजारी हो सकता है, इससे पैसे ना लगते हो तो बेईमानी से पैसा कमाया वो लगता नहीं है ना कहीं जल्दी से, तो मैं इसका इलाज का भी खर्च दे दूंगा। इसलिए पहले भी मेरे रुपए खा गया था बेईमानी करके इधर उधर से, तो मैं भी अगला 50,000 रुपये को इलाज होता है इसका तो मैं करवा दूंगा, मैं भिजवा दूंगा पैसे। बेईमानी से पैसे नहीं निकल रहे होंगे। इसका मानसिक संतुलन इसका ठीक करवाना बहुत जरूरी है। ये कभी किसी को कुछ बोल देगा, कभी कुछ को बोल देगा, रातों में माँ बहन को गालियां निकालेगा, किसी को माँ बहन दुष्कर्म करने की धमकियां देने लगेगा, किसी को व्हाट्सएप पे जाट समाज को गालियां निकालने लग जाएगा, कभी पत्रकार भाई को गलत बोलने लग जाएगा। इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इसको मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भी या तो इसके परिवार वालों को कहना चाहता हूँ इसका या तो इलाज करवा ले, नहीं जनता इलाज करेगी तो दोबारा ठीक भी नहीं होगा। ये थे हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता संदीप जी सोनी। तो इन्होंने बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलकर जो सभापति जी उनका सारा काला चिट्ठा उनको दिखाया है, उनसे मिले हैं। तो बड़े बड़े नेताओं ने इनको आश्वासन भी दिया है, इससे
ऐसे सभापति को, हनुमानगढ़ के जो नगर परिषद सभापति हैं, ऐसों को हम टिकट नहीं ज्वाइन करवाएंगे। कैमरा में राहुल के साथ सुनील नागर, BA न्यूज, हनुमानगढ़।